हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान में आपका स्वागत है। सो दिस इज ए करंट अफेयर सीरीज 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। यहाँ पर लेक्चर नंबर 47 हम यहाँ पर आपको करवा रहे हैं। देखो, दिस सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब बच्चों को पता है। अब आपको सबको रियलाइज हो गया होगा जो भी देख रहे हैं कि ये सीरीज आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर करवा देगी, राइट? क्योंकि इसके अंदर ना सिर्फ हम प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स कर रहे हैं, बट स्टैटिक पोर्शन भी इसमें काफी आपका कवर हो रहा होगा, राइट? तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास बिफोर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। देखो बच्चों, बहुत हमको जो पढ़ना है वो बहुत ही मस्ती के साथ पढ़ना है इसके अंदर, है ना? इस क्लास में हम मस्ती करते करते पढ़ते हैं। 2 दिन से क्लास थोड़ी सी सैड सैड सी जा रही थी, ठीक है। देयर वाज अ रीजन बिहाइंड दैट, ठीक है, बट चलो कोई नहीं, राइट। अब हम आज की जो क्लास करेंगे दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम कवर करेंगे। फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, ठीक है, पहला ये टॉपिक है हमारा, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, ठीक है। देखो, जो राइस होता है, व्हीट होता है, ऑयल सीड होता है, इन सब के ऊपर तो बच्चों क्या आती है, इन सब के ऊपर तो एमएसपी आती है। एमएसपी की बात करेंगे पर अगले लेक्चर के अंदर करेंगे, दैट इज नोन एज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना। बट गन्ने की खेती जो होती है ना, दैट इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2024 की न्यूज है, यहाँ पर ऐसा बोला क्या है कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया फेयर एंड रेम्यूनरेटरी प्राइस एफआरपी ऑफ शुगर केन, ठीक है। और उसके अंदर देखो 340 पर क्विंटल फॉर द बेसिक रिकवरी रेट ऑफ 10.25%, है ना। तो बेसिक रिकवरी रेट क्या होती है ये हम समझेंगे इसके अंदर, किस तरह से ये एफआरपी दी जाती है ये हम इसके अंदर समझेंगे। देखो भाई, ये किसान है जिसका नाम है मंगनी राम। क्या नाम है? मंगनी राम। ये किसान बहुत सारा गन्ना प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। अब ये किसान गन्ना प्रोड्यूस कर तो देता है, अब ये क्या कर रहा है, ये एक तरह शुगर मिल वालों के पास जा रहा है, ठीक है। तो शुगर मिल वालों ने क्या कर रखा है, एक बहुत ही ज्यादा, आप देखेंगे एक तरह से इन्होंने क्या कर रखा है, एक बहुत ज्यादा गठजोड़ बना रखा है, ठीक है। इन्होंने कह रखा है कि मंगनी राम जो गन्ना खरीदने आएगा ना, तो हम उसको ज्यादा प्राइस नहीं देंगे उसके गन्ने की। अच्छा, अब मंगनी राम ने 100 रुपए का गन्ना बनाया था अपना, ठीक है। तो वो सोच रहा था यार 105 रुपए तो मिल जाएंगे, है ना, कम से कम 5 रुपए तो मैं कमा लूं, घर वालों का पेट पालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आके जब उसने शुगर मिल वालों से बात करी, तो शुगर मिल वालों ने बोला कि, शुगर मिल से मंगनी राम ने बोला, भाई मेरा गन्ना ले ले, इससे तू शुगर बना लेना। शुगर मिल वाले ने, हाँ भाई ले तो लूंगा तेरा गन्ना, बट मैं तो 95 रुपीज में लूंगा। उसने बोला यार ये क्या बात हो गई, मैंने तो 100 रुपए का बनाया, मैं तो कम से कम 105 तेरे से एक्सपेक्ट कर रहा था, तू 95 में ही दे रहा है। बोले ठीक है यार, मत दे मेरे को। तो ये शुगर मिल दूसरे के पास गए, शुगर मिल दूसरा वाला बोला कि भाई मैं भी 95 में दूंगा, तीसरा भी 95 में देगा, चौथा भी 95 में देगा, एंड सो ऑन। सबने एक तरह से क्या कर रखा है, एक तरह से यहाँ पे नेक्सस क्रिएट कर रखा है। अब मंगनी राम का गन्ना सूखे जा रहा था, गन्ना थोड़े दिन और रह जाता तो गन्ना ही खराब हो जाता, बिकॉज इट इज ए पेरिशेबल क्रॉप। तो उसको बेचारे को 95 रुपीज में ही देना पड़ा। इन शुगर मिलों ने 1000 रुपए की शुगर निकाल ली उसके अंदर से और खूब मस्ती करी, ठीक है, उस पैसे की। तो यहाँ पे मंगनी राम विल बिकम वेरी वेरी सैड, ही स्टार्ट क्राइंग, कि यार ये मेरे साथ क्या हुआ, राइट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट आ जाती है, गवर्नमेंट कहती है नहीं मंगनी राम, तेरे आंसू का बदला हम लेंगे। गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट इन शुगर मिल से कहती है कि हम एक प्राइस बढ़ा रहे हैं, दैट इज फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। क्या? फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। इस प्राइस से कम आप मंगनी राम को नहीं दे सकते, मतलब 107 रुपए से कम आप मंगनी राम को नहीं दे सकते, 107 रुपए तो आपको देना ही पड़ेगा, राइट। दिस प्राइस इज नोन एज एफआरपी, दिस इज नोन एज फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस क्या है? सर बिल्कुल समझ में आ गया, पर सर आप एक बात बताओ, यहां पर कुछ ऐसा लिख रखा है रिकवरी रेट, रिकवरी रेट क्या होता है ये भी बता दो सर। और यहां पर देखो क्या लिख रखा है, फिक्स एफआरपी फॉर शुगर फैक्ट्री हैव रिकवरी ऑफ 9.5% और लेस, उसके लिए रेट अलग है सर, उसकी रेट कम हो रहा है। इसके लिए देखो रेट 340 है, तो इसके लिए रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है 9.5% के लिए। तो ये रिकवरी रेट क्या है ये भी हमें बता दें, हम बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। बट पहले ये देखिए, एफआरपी इज द प्राइस दैट द शुगर मिल आर लीगली रिक्वायर्ड टू पे द शुगर केन फार्मर्स। मंगनी राम को देना ही पड़ेगा फॉर द केन दे प्रोक्योर, जो मंगनी राम उसको केन दे रहा है उसके बदले में उनको इतना पैसा देना ही पड़ेगा। इट इज डिटरमाइंड एनुअली बाय द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द वेरियस इकोनॉमिक फैक्टर टू एंश्योर ए फेयर इनकम फॉर द शुगर केन ग्रोअर्स, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक समझ में आ रहा है। अब देखो, एफआरपी जो होता है ना, उसको अनाउंस करने के कुछ तरीके, कुछ कुछ उसके ऊपर कि भाई ये जो प्राइस आया 340 पर क्विंटल, ये 340 पर क्विंटल ही क्यों आया, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें यहाँ पर होती हैं, राइट। आप देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितना का शुगर केन प्रोड्यूस हुआ उसके हिसाब से, रिटर्न फ्रॉम द अल्टरनेटिव क्रॉप्स, कंज्यूमर एक्सेस टू द शुगर एट द रीजनेबल प्राइस, मार्केट प्राइस ऑफ द शुगर, शुगर रिकवरी रेट। सर यही तो हमको जानना था,
शुगर रिकवरी रेट क्या होता है, यही तो हमको जानना था, अभी जानेंगे बिल्कुल। देखो, अगर मान लीजिए कोई ऐसा समझो, शुगर रिकवरी रेट ऐसे समझो कि मान लीजिए शुगर रिकवरी रेट अगर यहाँ पर जैसे 10.24% दे रखी है, तो मतलब देखो गन्ना है ना, हर एक गन्ना एक जैसा नहीं होता, ठीक है। जैसे हर एक पैसे 5 उंगली बराबर नहीं होती, वैसे हर गन्ने के अंदर एक जैसा जूस नहीं होता। कई गन्ने तो पूरा छील लो, दांत छिल जाएंगे, पर उसके अंदर से जूस नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है? तो गन्ना अगर मान लीजिए शुगर मिल मंगनी राम जो है वो चालू निकला, और मंगनी राम ने ऐसा गन्ना दे दिया जिससे कि उसको बेचारे को शुगर केन को नुकसान हो गया, उसको शुगर केन वाले को शुगर नहीं मिली, उससे तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है रिकवरी रेट का, मतलब अगर 100 किलो गन्ने के ऊपर 100 किलो गन्ने के ऊपर 10.25 केजी शुगर अगर निकल जाती है, ठीक है, तो 1 क्विंटल गन्ने को 340 रुपए में दिया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। अगर इससे कम शुगर निकलती है तो कम रुपए का गन्ना होगा, वो तो कम रुपए देगा शुगर मिल वाला। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन, कि गन्ना किसके बेसिस पे आएगा, उसके अंदर रस कितना है बच्चों, ठीक है। अगर रस भरा गन्ना है तो फिर तो क्या होगा, फिर अच्छे प्राइस पे मिलेगा। अगर मान लीजिए 100 केजी गन्ने से 10.25 केजी शुगर मिल जाती है हमें, तो इसका मतलब क्या है, गन्ना बड़ा रस भरा है, रस भरा गन्ना, ठीक है। गन्ना बड़ा क्या है, रस भरा है, इस तरह से हम देखेंगे। और अगर गन्ना रस भरा है तो आप यहाँ पर देखेंगे तो उसके ऊपर 340 रुपए मिलेंगे। बट अगर मान लीजिए 100 किलो गन्ने में अगर मान लो 9.5 केजी शुगर ही मिली, है ना, अगर 100 किलो गन्ने के अंदर 9.5 केजी शुगर ही मिली, तो आप देखेंगे गन्ना जो है वो रस भरा नहीं है, तो उसके ऊपर कम प्राइस मिलेगा, उसके ऊपर मिलेगा 315 रुपए। अब देखो, अब बिल्कुल समझ में आ जाएगा, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए कि अब यहां पर समझो, इसको हटाते हैं अभी, ये समझो फिक्स्ड एफआरपी ऑफ शुगर एट ₹340 पर क्विंटल फॉर ए बेसिक रिकवरी रेट ऑफ 10.25, ये समझ में आ गया। बेसिक रिकवरी रेट 10.25 होगी, प्रोवाइडेड ए प्रीमियम ऑफ ₹3.32 पर क्विंटल फॉर एवरी 0.1% इंक्रीज, ठीक है। अगर मान लीजिए 0.1% इंक्रीज होता है, 10.35 हो जाता है, समझ में आ रहा है, तो इसके अंदर 3.32 रुपीज जो होगा वो बढ़ जाएगा, मतलब 343.3 रुपीज उसको मिलेगा। पर अगर वहीं कम होता है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए 9.5 से कम होता है, 9.5 और लेस है, तो 315 पर क्विंटल ही मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, व्हाट इज रिकवरी रेट, दिस इज क्लियर। अभी मैं तुमको पढ़ा देता हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। एफआरपी इज लिंक टू द रिकवरी रेट ऑफ द शुगर which is the amount of the sugar extracted from the cane as a percentage of the cane crushed. Base FRP is set at the specific recovery rate, ठीक है। हायर रिकवरी रेट हायर एफआरपी, जितनी रिकवरी रेट ज्यादा होगा, जितना शुगर से 100 केजी गन्ने से जितना ज्यादा क्या होगा, जितना ज्यादा शुगर निकलेगा उतना ज्यादा क्या है, एक तरह से उतना ज्यादा उसकी एफआरपी रेट होगी। इफ ए मिल्स रिकवरी रेट इज अबव द बेस, एफआरपी इंक्रीजेस प्रोपोर्शनली इंसेंटिवाइजिंग हायर एफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सर एक बात बताओ, ये एफआरपी निकालता कौन है, कौन सी बला ये एफआरपी निकालती है? उस बला का नाम है CACP, ठीक है। CACP क्या है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस ये रिकमेंडेशन देती है, रिकमेंडेशन दे रही है, रिकमेंडेशन, ठीक है, मानो चाहे मत मानो, ठीक है। कि रिकमेंडेशन का मतलब ये होता है, हो सकता है मान भी ले, हो सकता है नहीं माने, कि भाई जो 10.42% रिकवरी रेट पे 332 होना चाहिए प्राइस, है ना, ये दे रही है CACP। और इस रिकमेंडेशन को अगर मान लीजिए कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स मान लेती है, तो उसको क्या होता है, तो उसका वो रेट एफआरपी कहला जाती है। अब देखो भाई साहब, इधर देखो पहले आप, कैबिनेट अप्रूव्स मतलब कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये देखो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय द प्रधानमंत्री मोदी अप्रूव्ड एफआरपी ऑफ शुगर केन फॉर सीजन इतना एज इतना, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। तो ये किसने बताया इसको कि कितना होना चाहिए, कितना शुगर होना चाहिए, 340 पर क्विंटल होना चाहिए एट द रेट ऑफ 10.2425, राइट। ये किसने बताया, ये बताया अपनी ये अपनी बताया CACP ने, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस एंड एडवाइजरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, राइट। हाँ, खुद के बनाई हुई चाय, खुद के हाथ से बनाई हुई चाय का मजा ही कुछ और है। 11:30 बज रहे हैं रात के, पीने में बड़ा मजा आ रहा है चाय, ठीक है। अब आपकी भी इच्छा हुई होगी, आप भी पी सकते हैं चाय, ठीक है। खुद के हाथ की बना कर पिएगा, पर
तो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर व्हिच इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये इसका रिकमेंडेशन कौन देता है? सीएसीपी इसकी रिकमेंडेशन देती है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो देखो 10.25% का मतलब क्या है? दिस मीन इफ ए शुगर मिल क्रशेस 100 kg ऑफ शुगर केन दे एक्सपेक्ट टू गेट about 10.25 kg of sugar out of it, right? I hope this is clear. ठीक है, चलो नेक्स्ट हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज प्रज्वला चैलेंज। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं प्रज्वला चैलेंज पढ़ रहे हैं। प्रज्वला चैलेंज क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय का। एक्चुअली क्या है, गांव के अंदर है ना बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं बच्चों। यस सर, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं कि भाई जैसे है ना, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो उन चैलेंजेस को कोई हटाए, ऐसा कोई हमें आइडिया दे दे। ठीक है, तो एक हम चैलेंज ले रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि आओ लोग बागो, हमको क्या करो, हमको आइडिया दो, और जिसका आइडिया सबसे अच्छा होगा उसको क्या होगा, उसको एक तरह से यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर इनाम मिलेगा, राइट। तो देखो प्रज्वला चैलेंज क्या है? प्रज्वला चैलेंज, प्रज्वला प्रज्वला ठीक है, प्रज्वला चैलेंज इट वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट to invite the idea, solution and action that can transform rural economy। ठीक है, आइडियाज आर इन्वेंटेड फ्रॉम द इंडिविजुअल भी दे सकते हैं, सोशल एंटरप्राइजेस भी दे सकते हैं, स्टार्टअप भी दे सकता है, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी, सब भी इसके अंदर दे सकते हैं। इनटू सेवरल कैटेगरीज। कैटेगरीज क्या है कि किस तरह से हम क्या करें, हम मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ कम्युनिटी और वीमेन के ऊपर फोकस करें, है ना। लोकलाइज्ड मॉडल किस तरह से निकाले, है ना, किसी गांव का पर्टिकुलर गांव है उसका कोई लोकल मॉडल वो किस तरह से निकाले, सस्टेनेबिलिटी कैसे करें, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन, मल्टी सेक्टरल आइडिया एंड द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए ये इसके अंदर करा गया है। ठीक है, ये अगर हम देखेंगे ये जो प्रज्वला चैलेंज जो है, प्रज्वला चैलेंज जो है वो क्या है, इट इज लॉन्च अंडर द दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, डे NRLM जो है इस चैलेंज को, ये चैलेंज इसके अंडर में आया है, राइट। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, दिन में चैलेंज दे रहे हैं कि दिन में चैलेंज देकर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं प्रज्वला, प्रज्वला, ठीक है सॉरी, प्रज्वला जो है दैट इज ए लेडी, वो बिल्कुल दिन के अंदर चैलेंज लेती है। ठीक है, चैलेंज लेती है कि कोई इसको उसका आइडिया जो है, कोई इसको आइडिया बताए, राइट। इस तरह का ऐसा कुछ याद रखना है आपको, है ना, गांव का विकास करने के लिए कुछ आइडिया बताना है ना, इस चैलेंज के अंदर। दैट इज नोन एज प्रज्वला चैलेंज, प्रज्वला चैलेंज, राइट। चलिए नेक्स्ट इज, अभी रिसेंट न्यूज है नवंबर 14 की, चिल्ड्रंस डे की। ठीक है, व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड अबाउट द बुलडोजर जस्टिस। बुलडोजर जस्टिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज नॉट ए जस्टिस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एक तरह से जस्टिस के नाम पर दब्बा है, और उन्होंने कहा कि देखिए इन्होंने एक आई थिंक 2 या 3 जजेस की बेंच ने ये डिसीजन दिया है। ठीक है, कुछ गाइडलाइंस दिए कि इस गाइडलाइंस को आपको मैंडेटरीली फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, बुलडोजर एक्शन ऐसे आप नहीं लगा सकते। ठीक है, किसी का भी घर गिरा दिया आपने, एक्यूज हो चाहे कैसा हो, आपको कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। क्या गाइडलाइंस है ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, आप देखिए केस क्या है, ये बुलडोजर एक्शन जिसके अंदर एक्स्ट्रा लीगल प्रैक्टिस ऑफ डिमोलिशिंग हाउसेज ऑफ द पीपल एक्यूज ऑफ द क्रिमिनल एक्टिविटीज। ये बीजेपी रूल स्टेट के अंदर देखा गया, ये फॉर्मूला बनाया गया। उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुआ था, मध्य प्रदेश के अंदर भी आया, उत्तराखंड एंड फिर राजस्थान के अंदर भी यहाँ पर है। तो देखो कुछ रूलिंग दी है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी है। अब आप देखिए सर, ये काम तो एग्जीक्यूटिव्स का है ना, ये सुप्रीम कोर्ट का है बीच में आ रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट का है बीच में, सुप्रीम कोर्ट को तो कोई अधिकार नहीं है भैया। अगर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होता तो आपको समझ में आता सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है। आर्टिकल 142 बड़ा ही पावरफुल आर्टिकल है 142। ठीक है, तो यहाँ पर देखो उसी आर्टिकल को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन द पैन इंडिया गाइडलाइंस। ठीक है, under article 142 of the constitution to ensure that due process is followed for demolishing the properties of the citizen, right। चलो ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आर्टिकल 142 क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर आर्टिकल 142 क्या बोल रहा है अभी अपन समझेंगे। अब यहाँ पर समझो कि क्यों है कि आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन्होंने कहा है कि ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए बिफोर डिमोलिशिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द सिटीजन। ऐसा नहीं करना चाहिए, करना पड़ेगा।
करना पड़ेगा, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि वो बिना ड्यू प्रोसेस को फॉलो करे और डिमोलिश कर दे, ठीक है। तो उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी है कि देखो जैसे 50 दिन पहले का नोटिस देना चाहिए, ये सब चीजें प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये देखिए उन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पर देखो, सुप्रीम कोर्ट सेड द पब्लिक ऑफिशियल मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर बोथ देयर एक्शंस एंड इनएक्शंस। एक्शन ले रहे हैं या फिर इनएक्शन ले रहे हैं, कोई घर गिर रहा है तो उसके अंदर एक्शन किसी ने लिया, ठीक है, घर बनाने के, या फिर इनएक्शन लिया, खड़ा खड़ा देखता रहा, ठीक है। Official who take the law in their hand pass demolition orders on the ground that the owner or the occupier of the property is an accused should be made accountable for such high-handed action according to the court, है ना, इस तरह से, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 है राइट टू शेल्टर। राइट टू शेल्टर, मान लो कि कोई एक्यूज्ड है, ठीक है, वो बहुत ही गंदी क्रिमिनल एक्टिविटी उसने कुछ करी है, ठीक है, बट पूरे घर के अंदर है ना, पूरे घर वाले रहते हैं, फिर वो अक्यूज ही तो नहीं रहता था, अब पूरा घर गिरा दिया, तो मतलब इनको क्यों पनिशमेंट मिल गया, समझ में आ रहा है। तो आप यहाँ पर देखो कि इन्होंने ऐसे कहा है, सुप्रीम कोर्ट नोटेड दैट द अक्यूज इज नॉट द ओनली वन हु लिव्ड और ओन सच प्रॉपर्टी, इट हाइलाइटेड दैट द राइट टू लाइफ। अब देखो ये पूछा जा सकता है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी भी इसके अंदर क्या करा है, इसके अंदर देखा गया बुलडोजर एक्शन वाले के अंदर, राइट। ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा नहीं, आर्टिकल 142 पे तो आ सकता है, आर्टिकल 142 क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पर ये फिर भी देख लेना, आर्टिकल 21 भी इसके अंदर बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड राइट टू शेल्टर्स, डिप्राइविंग दिस राइट ऑफ द अदर्स इनोसेंट पीपल लिविंग इन द सेम हाउस एज द अक्यूज्ड वुड बी होली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है। आर्टिकल 142 क्या होता है, आर्टिकल 142 जैसे मैंने कहा बड़ा ही पावरफुल है ना। अयोध्या के जो वर्डिक्ट दी थी ना, जिसके अंदर बोला था कि 5 एकड़ जमीन मुस्लिम्स को दिया जाएगा, ठीक है, मस्जिद बनाने के लिए, वो भी आर्टिकल 142 के अंदर ही उन्होंने दिया था। तो आर्टिकल 142 के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो देखो भैया, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, राम जन्मभूमि केस जो था, ठीक है, वो क्यों था, राम जन्मभूमि केस किस बात पे था, राम जन्मभूमि केस इस बात पे था कि साहब यहाँ पे राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ठीक है, यही था। इसमें बोल दिया बनना चाहिए, पर इसके साथ साथ उन्होंने अपना क्या करा, आर्टिकल 142 भी यूज करा और कहा ये तो बनना चाहिए। यहां तक तो डिसीजन खत्म हो गया, ये राम जन्मभूमि वर्डिक्ट का डिसीजन ये हो गया कि हाँ भाई राम मंदिर बनेगा। बट उन्होंने फिर ये कहा कि 5 एकड़ लैंड जो है मुस्लिम्स के लिए दी जाएगी फॉर मेकिंग द मॉस्क। ये जो है ना, ये भाई साहब, ये चीज जो बोली गई है, ये 142 आर्टिकल के अंदर आ जाती है। इसी तरह से बुलडोजर एक्शन जो है, ठीक है, उसके ऊपर गाइडलाइंस बनाना, ये देखो कोई भी चीज है, इंप्लीमेंटेशन जो है लॉ एंड ऑर्डर का कौन करता है, एग्जीक्यूटिव्स, समझ में आ रहा है। लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करता है और जुडिशरी उसको देखता है कि वो लॉ ठीक है कि नहीं है। पर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव वाला काम करने लग जाए, जुडिशरी ये बोले कि भाई नहीं नहीं ये जो है बुलडोजर एक्शन नहीं होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव वाला काम करने लग जाए, ये कैसे हो सकता है, ये आर्टिकल 142 के थ्रू हो सकता है, बिकॉज आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखो, सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स jurisdiction may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any case or matter pending before it। कोई भी गाइडलाइंस यहाँ पर दे सकता है, कोई भी ऑर्डर दे सकता है, अगर उसको लगता है कि कंप्लीट जस्टिस यहाँ पर होना चाहिए, उसके लिए कोई भी ऑर्डर दे सकता है। और ये ऑर्डर जो होगा ना, और सो मेड शैल बी एनफोर्सेबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर एनफोर्सेबल हो सकता है। जैसे कि एक लॉ एनफोर्सेबल होता है, जैसे कि एक प्रेसिडेंट का ऑर्डर होता है, वैसे ही ये भी एक ऑर्डर है, उसी स्टेटस का ये एक ऑर्डर है आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा है, राम जन्मभूमि से लिंक करके मैंने आपको इसको बता दिया है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। अब जो नेक्स्ट है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज हिमालयन याक, ठीक है। अभी हिमालयन याक न्यूज में क्यों है, देखिए अभी ये एक रिपोर्ट पता चली 7 अगस्त 2024 की है, ठीक है। और ये इसके अंदर ये बोला गया कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है ना, उसके कारण हिमालयन याक्स जो है वो मीटिंग नहीं कर पा रहे, मीटिंग उसकी इफेक्ट हो रही है, ब्रीडिंग सीजन शिफ्ट हो गया, क्योंकि इनके एक पर्टिकुलर सीजन होता है। देखिए ह्यूमन बीइंग का मीटिंग करने का कोई सीजन नहीं होता, बाकी सभी जानवरों का मीटिंग करने का सीजन होता है, ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग का कुछ नहीं होता, है ना। तो इनका एक पर्टिकुलर सीजन होता है, उसमें ही ये मीटिंग करते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन, ठीक है। तो याक का मीटिंग करने का एक पर्टिकुलर सीजन होता है। अब मान लीजिए वो पहले आता था मान लो नवंबर महीने के अंदर, अब नवंबर में इतनी गर्मी पड़ रही है कि उसको वो शिफ्ट करके दिसंबर महीने में वो मीटिंग करने लग गए, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखेंगे ब्रीडिंग सीजन शिफ्ट हो गया उनका, ऐसा इसके अंदर देखा जाता है। तो जैसे जैसे
उनको पता ही नहीं चला, उनके पास थोड़ा ना कैलेंडर है कि नवंबर आ गया चलो भाई मीटिंग करते हैं, राइट। उनके पास तो कैलेंडर नहीं है, वो तो मौसम से देखते हैं, मौसम बाद में बदल रहा है थोड़ा, तो उनको लग रहा है कि दिसंबर के टाइम पर ही नवंबर आया, राइट। तो हिमालयन याक इसलिए न्यूज के अंदर थे। अभी हिमालयन याक और भी न्यूज के अंदर थे, पिछले साल हिमालयन याक का इंश्योरेंस कराया गया था, ठीक है, जिससे कि वो हिमालयन याक को प्रोटेक्ट कर सके, राइट। वो भी था एक, ठीक है। और अभी थोड़ी देर दिनों पहले 2022 के अंदर भी हिमालयन याक 2022-23 के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट था, तो ये इंपॉर्टेंट ही रहता है, इसको पढ़ लेते हैं अपन, है ना। लॉन्ग हेयर डोमेस्टिकेटेड कैटल फाउंड थ्रू आउट द हिमालयन रीजन ऑफ द इंडिया। The increased trend of the temperature at the high altitude and the heat stress in the Himalayan yak during the warmer month of the year is resulting in frequent death of the Himalayan yak। जल्दी से मर रहे हैं क्योंकि वार्मर सीजन, इतनी गर्मी इनसे सहन नहीं होती, ठीक है। इनके ऊपर आप देख रहे हैं हिमालयन याक के ऊपर इतने सारे फर होते हैं बड़े बड़े, ये एक्चुअली क्या है कि ठंड से बचने के लिए होते हैं, पर अगर गर्मी हो गई तो गर्मी में जल के मर जाएंगे फिर ये, ठीक है। तो देखो कंट्री वाइड पॉपुलेशन ट्रेंड भी ऐसे दिखा रहा है कि याक पॉपुलेशन हैज बीन डिक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट एज पर 20th लाइव स्टॉक सेंसस। पहले कितने थे, पहले अगर देखें हम तो याक की पॉपुलेशन इनके 80,000 थी 2012 के अंदर, जो घटकर 58,000 हो गई। तो बहुत ही तेज गति से ये क्या कर रहे हैं, घट रहे हैं, ठीक है। घट रहे हैं मतलब कम हो रहे हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो याक का मतलब समझते हैं कि याक होता क्या है, ठीक है। याक अकस्टम्ड टू द वेरी कोल्ड टेम्परेचर पे रहता है और ये 40 डिग्री तक, -40 डिग्री तक ये आराम से सस्टेन कर सकता है। -40 होता है ना तब इसको मस्ती आती है, 40 डिग्री का होता है तब, है ना। बट फाइंड इट डिफिकल्ट, पर 13 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो जाए तो उसके तन मन में आग लग जाती है, ठीक है। बिकॉज देखो इतना सारा याक ने क्या क्या पहन रखा है, ठीक है, और ऊपर से 13 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर से सहन नहीं होता। ऊपर से ये बहुत ही हैवी होता है, 400 से 550 ग्राम, और तुम्हारे ऊपर गिर गया ना याक तो बस बिल्कुल प्राण ही निकल जाएंगे, राइट। याक कैन एफिशिएंटली कंजर्व its body heat during the cold weather seasons and has minimal body mechanism to dissipate heat by the way of sweating। ठीक है, तो इसका एडेप्टेशन ऐसा हो गया कि इसके ना जो बॉडी का जो मिनिमल बॉडी अपनी हीट को डिसिपेट नहीं करता स्वेटिंग से, ठीक है, जिससे कि कहीं हीट लॉस ना हो जाए, राइट, है ना। और फिर वाइल्ड याक्स आर मच लार्जर, बहुत बड़े होते हैं, समटाइम्स वेइंग अप टू द 1200 किलोग्राम। अरे बाप रे, ये गिरेगा तो फिर तो बस खत्म, राइट। मेल्स आर लार्जर देन द फीमेल्स विद द मोर मैसिव हॉर्न्स, बहुत ज्यादा मैसिव बड़े बड़े हॉर्न्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। याक इज फाउंड थ्रू आउट द हिमालयन रीजन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, द तिब्बतन प्लेट्यू, ठीक है, नदन म्यांमार, ठीक है, यूनान, शिशोन एंड एज फार नॉर्थ एज मंगोलिया एंड साइबेरिया, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब आपको एक अनाउंसमेंट कर देते हैं बच्चों, बहुत प्यारा सा अनाउंसमेंट है। अब हमको आ रहा है गुस्सा, ठीक है, किसी एक बात पर, राइट। अब हम करेंगे तांडव, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। अब मतलब हम थोड़ा सा एग्रेसिवली यार फॉलो करेंगे इसको, अधिष्ठान है इसको एग्रेसिवली उठाएंगे, ठीक है। ऐसा है कि इतने दिन से थोड़ा सा ऐसा ही चल रहा है, राइट। धीरे 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 या तो बिल्कुल ही उठा देंगे या फिर बिल्कुल ही गिरा देंगे इसको, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक आपकी सबसे पहले तो ये है कि आपके लिए एक बुकलेट छापते हैं, ठीक है। आज डेट क्या है भाई, 14th है ना, 14th, हाँ 14th ही है, 14th नवंबर इज द डेट। 1 दिसंबर को बुकलेट अनाउंस हो जाएगी, ठीक है। बुकलेट जो कि बिल्कुल चैप्टर 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है, चैप्टर 1 से स्टार्ट होगी करंट अफेयर की बुकलेट, राइट। अभी से मैं लग रहा हूँ, राइट, कल से मैं लग जाऊंगा इसके बुकलेट पे ऊपर काम पे, ठीक है। और फिर सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये समझो कि शायद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस जब तक ये वीडियो आएगा शायद मैं एक वीडियो तो निकल ही जाएगा उसका। इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस हम वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि पॉलिटी से रिलेटेड, ठीक है, करंट अफेयर, ओ सॉरी, एमसीक्यूज, इसकी सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये हो गया। फिर डेली के 1.5 ईयर करंट अफेयर है ना, इनसे रिलेटेड अपन कुछ कुछ करते रहते हैं इसके अंदर, राइट। अभी थोड़ा सा एग्रेसिवली पढ़ेंगे, सी सेट की भी क्लासेस में स्टार्ट करने वाला हूँ, और साइंस एंड टेक की एनसीईआरटी जो थी उसको भी वापस से करेंगे, ठीक है। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो काइंडली। बाय बाय, टेक केयर एंड
If you are a UPSC CSC aspirant, then this video is going to be very important for you. देखिए, हमने यूपीएससी एजुकेशन के अंदर कुछ इनोवेशन करे हैं। हमने लॉन्च करे हैं कुछ कोर्सेज जो कि स्टूडेंट सेंट्रिक कोर्सेज है। कोई भी स्टूडेंट्स अगर कोई वीडियो कोर्स लेता है तो उसको क्या चाहिए, उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस चाहिए। जैसे ये इकोनॉमिक्स कोर्स अभी हमारा चल रहा है, इसके अंदर 19 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 70 लेक्चर्स का ये पूरा कोर्स होगा, जिसके अंदर बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको पढ़ाया जाएगा। हर लेक्चर के बाद आपसे डेली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये देखिए डेली क्वेश्चंस है। जैसे डे 1 के लेक्चर के बाद आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये आपको सॉल्व करवाए जाएंगे नेक्स्ट डे क्लास के अंदर। तो आप यहाँ पर देखते हैं सभी दिन के क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। ये क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो 7 to 8 क्वेश्चंस हर दिन ये आपसे पूछे जाते हैं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज किस तरह से आप पढ़े हुए पार्ट को अप्लाई करें आपके एमसीक्यूज के अंदर, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा पीडीएफ ऑफ लेक्चर्स विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू यू। नोट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंटली आप देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे, योजना, कुरुक्षेत्र, इनके अंदर से बनाए जा रहे हैं। तो दिस कोर्स इज